हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारी सीरीज चल रही है 2025-26 बायोलॉजी की 11th क्लास की, जिसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम तीसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो तीसरे चैप्टर का नाम है वनस्पति जगत। कौन सा जगत? वनस्पति जगत। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अपना बेसिक है, यानी कि यही चैप्टर 10th लेवल का अपने YouTube पर हो चुका है। अपने ही चैनल पर कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो वो चीजें मैंने वहां पर गहराई से बताई हैं, तो यहाँ पर अपने थोड़ा सा मतलब और गहराई से पढ़ेंगे चीजें, लेकिन बेसिक चीजें यहाँ पर बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मैं वहां पर बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। आपने पिछले अध्याय में हमने विटेकर 1959 विटेकर ने द्वारा सुझाए गए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था, यानी कि 5 जगत प्रणाली के बारे में पढ़ा था। कौन सी? 5 जगत प्रणाली के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें मोनेरा जगत के बारे में पढ़ा था, प्रोटिस्टा जगत, कवक, एनिमेलिया और प्लांटी के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत के बारे में और अध्ययन करेंगे, और प्लांटी जगत को हम वनस्पति जगत भी कहते हैं के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है जी, यहां हम इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय के समयानुसार परिवर्तन आया है, यानी कि टाइम टू टाइम इसमें परिवर्तन आता गया है। थंजाई, कवक तथा मुनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिनमें कोशिका भित्ति होती है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। देखो, कोशिका भित्ति कवक में भी होती है, आपको पता है, मुनेरा जगत में भी होती थी और प्रोटिस्टा जगत में भी होती थी। तो इनको अब, इनमें कोशिका भित्ति होती है और कोशिका भित्ति पादप में भी होती है, तो इनको अब प्लांटी वर्ग से अलग कर दिया गया। प्लांटी जगत से इनको अलग अलग कर दिया गया, इनको कवक को, मुनेरा को और प्रोटिस्टा को। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे, इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं, पढ़ लिया था हमने, अब शैवाल नहीं है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, पहले हमने नील हरित शैवाल को एक ही जगत में रखा था, ठीक है, अब हम इसको पादप जगत के अंदर पढ़ेंगे। इसको शैवालों को ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसका बेसिक अध्ययन हम अपने चैनल पर कर चुके हैं, लेकिन बुक्स के अनुसार अपने पढ़ेंगे। आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझाने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। पहले हम एंजियोस्पर्म के एक दो बातें देख लेते हैं। हम आकारिकी के गुणों, एंजियोस्पर्म के आकारिकी के गुण, जैसे प्रकृति, उनका रंग, पत्तियों की संख्या व आकृति के आधार पर आदि पर वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतः कायिक गुणों अथवा पुमंग की रचना के आधार पर हैं। पुमंग क्या होता है? पुमंग होता है, प्यारे बच्चों, जो पुष्प के अंदर होता है एक नर जननांग। तथा लीनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाले अलग किया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों के बारे में अध्ययन करते थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समानता मान्यता दी गई थी। अब आगे चीजें वर्गीकृत होती गई हैं। अब हम आगे अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। तो ये सारी बातें हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इनको, हमने पढ़ ही लिया। वर्तमान में हम, यानी कि आज के समय में हम जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र को अपनाएंगे। कौन से वर्गीकरण तंत्र को? जातिवृत्तीय। तो आपको कि सर जातिवृत्तीय का क्या मतलब है, तो प्यारे बच्चों, आपने जातिवृत्तीय के बारे में हमने जैसे देखा था। जातिवृत्तीय का मतलब होता है कि हमने जो 5 जगत प्रणाली पढ़ी थी, या जो हमने जो वर्गीकरण पढ़ा था, जैसे जगत होता है, फिर उसके बाद में संघ होता है, उसके बाद में वर्ग होता है, उसके बाद में कुल होता है, उसके बाद में वंश होता है, उसके बाद में जाति होती है, वो जातिवृत्तीय वर्गीकरण होता है, जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध को पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये पूछ लेगा कि जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र किस पर आधारित है, तो आप कहोगे विकासीय संबंध पर यह आधारित है। इससे यह पता लगता है कि समान टैक्सा के जीव एक ही पूर्वज के थे। वेरी गुड बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, समान टैक्सा के जीव। अब आप कहोगे सर टैक्सा क्या है, तो टैक्सा हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, जैसे जाति टैक्सा है, वंश भी टैक्सा है, कुल भी टैक्सा है। ठीक है, तो अगर एक ही कुल में बहुत सी जातियां रखी जा सकती हैं, एक ही कुल में बहुत सी जातियां रखी जा सकती हैं, तो उन अलग अलग जातियों की हम कह सकते हैं कि उनके पूर्वज ये थे, यानी कि उनके पूर्वज एक ही थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं।
यह तब तक और भी कठिन हो जाता है जब उनके पक्ष में कोई जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध न हो। संख्यात्मक वर्गीकी जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, अभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है। किसमें? संख्यात्मक वर्गीकी में, कि सभी जीवों के गुणों को एक नंबर या एक कोड दिया गया है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया जाता है और उसी समय सैकड़ों गुणों का ध्यान में रखते हैं। आजकल हम वर्गीकीवाद भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी के कोशिका विज्ञानीय सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संरचना, यानी कि अब हम किस पर फोकस कर रहे हैं? क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम की संख्या पर, उसकी रचना पर, उसके व्यवहार पर तथा रसायन वर्गीकी जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। चलिए, कोई खास बातें नहीं थी। अब अपने शैवाल के बारे में बातें देखते हैं। शैवाल को किस में पढ़ेंगे? शैवाल को पढ़ेंगे सर हम पादप जगत में। वेरी गुड, ठीक है। शैवाल की क्या खास बातें हैं? पता ही है कि उसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है उसमें? क्लोरोफिल होता है। ये सरल होते हैं, थैलोइड होते हैं। थैलोइड का मतलब होता है थैलेनुमा संरचना। थैलेनुमा संरचना, जैसे थैलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलस। इसलिए शैवाल का अपने वर्गीकरण जब पढ़ते हैं तो इसको थैलोफाइटा भी बोलते हैं कहीं कहीं। क्या बोल देते हैं इसको? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा भी बोल देते हैं, ठीक है। ये स्वयंपोषी होते हैं। क्लोरोफिल है तो स्वयंपोषी होंगे। मुख्यतः जलीय, यानी कि शैवाल जो ज्यादातर जलीय स्थानों पर पाए जाते हैं। कौन से? अलवणीय जल और समुद्री जल, यानी कि जिसमें लवण की मात्रा न हो वहां पर भी, और समुद्री जल में आपको पता है लवण ऑटोमेटिकली होता ही है, तो वहां पर भी। तो मुख्यतः ये जलाशयों में पाए जाते हैं। वे अन्य आवास, इनके कुछ अन्य आवास भी हैं, जैसे नम युक्त पत्थर। नम युक्त का मतलब होता है नमी युक्त, यानी कि गिल्ले पत्थर। मिट्टी में भी नमी होती है, तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। लकड़ी में भी पाए जाते हैं भाई। उनमें से कुछ कवक होते हैं, कुछ कवक जैसे लाइकेन में। अब कुछ कवक में भी पाए जाते हैं, क्योंकि अब देखो लाइकेन दिया हुआ है तो आपको पता है कि कवक और लाइकेन जब मिलते हैं, कवक और शैवाल जब मिलते हैं तो उसे लाइकेन कहते हैं। तो ये सहजीवी संबंध होता है ना, तो लाइकेन में भी शैवाल पाए जाते हैं। तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं। प्राणियों के संगठन में भी ये पाए जाते हैं। शैवाल के माप की बात करें तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये कॉलोनियां जैसे, ये कॉलोनियां बनाकर रहते हैं, अकेले नहीं रहते, कॉलोनियां बनाकर रहते हैं। कॉलोनियां बनाकर का मतलब समूह में रहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वॉलवॉक्स, याद रखना है आपको, वॉलवॉक्स कॉलोनी में रहता है। तथा तंतुमय जैसे यूलोथ्रिक्स, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। स्पाइरोगारा तक हो सकते हैं। इनमें कुछ शैवाल जैसे कैल्प बहुत विशालकाय होते हैं। अब इसमें से क्या बात निकल के आती है? इसमें से एक बात निकल के आती है कि एक तो वॉलवॉक्स, मैं यहां पर साइड में लिख रहा हूं, वॉलवॉक्स, ठीक है, और यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, ये आपके कॉलोनियां बनाकर रहते हैं, ठीक है, मुख्यतः। वैसे तो बहुत हैं शैवाल, हम सारे के सारे नाम ही नहीं याद कर सकते जो मुख्य मुख्य होते हैं। और कुछ शैवाल ऐसे हैं जैसे कैल्प, ये क्या होते हैं? ये विशालकाय होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। विशालकाय, ये भी आपको याद रखना है, विशालकाय, ठीक है जी। अब शैवाल में जनन की बात करें तो शैवाल कायिक जनन भी करते हैं, अलैंगिक जनन भी करते हैं और लैंगिक जनन भी करते हैं। कायिक जनन देखें तो कायिक जनन मैं आपको जनन की बहुत बार बता चुका हूं, तो विखंडन विधि ये भी आपको पता है, ठीक है। तो शैवालों में कायिक जनन होता है विखंडन विधि द्वारा, ठीक है। इसमें प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। देखो कैसे, ये मान लीजिए शैवाल है, ये अपने मतलब अपने शरीर का कोई भी एक भाग काटेगा, उससे एक नया जीव बना लेगा, उसे कहेंगे थैलस। थैलस में प्रत्येक खंड में अलैंगिक जनन की बात करें तो विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो आप कहोगे कि अलैंगिक जनन शैवालों में बीजाणुओं द्वारा होता है। ये बीजाणु आपके क्या कहलाते हैं? जूस्पोर, ये भी आपको याद रखना है। शैवालों में जनन, अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा, और उन बीजाणुओं को हम जूस्पोर कहते हैं या जूस्पोर होते हैं। इनमें कशाभिक फ्लैजिला होता है और ये चलनमय होते हैं।
अब आपको पता है, मैं आपको करवा चुका हूं कि कशाभिकाएं क्या करती हैं, चलन में सहायताएं प्रदान करती हैं। इस प्रकार से धागेनुमा संरचनाएं होती हैं। अंकुरण के बाद इनके पौधे बन जाते हैं और अंकुरण के बाद ये पौधे बन जाएंगे। अब लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में दो युग्मक संलयित होते हैं। युग्मक कशाभिक युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स में लैंगिक जनन होता है, अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा। यहां पर दो बातें निकल के आती हैं। क्या निकल के आती हैं, देखें थोड़ा सा कि लैंगिक जनन की बात करें, अपने लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन अगर कशाभिका है, क्या है? कशाभिका है, कशाभिका युक्त और कशाभिका विहीन, ठीक है, कशाभिक विहीन। अगर कशाभिका होती है तो भी उनका आकार वगैरह समान होता है, और नहीं होती तो भी आकार समान होता है, ठीक है। तो अगर कशाभिका होती है तो उसका एग्जांपल है यूलेथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, और जिसमें कशाभिका नहीं होती वो होता है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। बस ये दो दो बातें निकल के आती हैं। आगे देखते हैं। ऐसे जनन को क्या कहते हैं? समयुग्मकी, जिसमें युग्मक। अब समयुग्मकी जनन क्या होता है? एक एक लाइन समझाऊंगा। समयुग्मकी, जिसमें युग्मक समान होते हैं, युग्मक समान, बस, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जब इनके माप विभिन्न वाले युग्म, विषम युग्मकी, जिनमें युग्मक समान नहीं होते, विषम युग्मकी, इसमें क्या होता है? इसमें युग्मक समान नहीं होते, युग्मक असमान। अब युग्मकों का संलयन होगा, जनन तो तभी होगा ना अगर समान युग्मकों का संलयन हो जाएगा तो समयुग्मकी, अगर असमान युग्मकों का संलयन हो जाएगा तो विषम युग्मकी। सवालों में समयुग्मकी और विषम युग्मकी, ठीक है। जैसे अब समयुग्मकी जनन होता है और विषम युग्मकी, समयुग्मकी में कौन कौन से एग्जाम्पल लिखोगे? अगर पूछ ले समयुग्मकी में कौन कौन से एग्जाम्पल लिखोगे तो यही लिखोगे, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। और विषम युग्मकी की बात करें, जैसे यूडोराइना, विषम युग्मकी क्या है? यूडोराइना, यूडोराइना, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। कुछ स्पीशीज विषम युग्मकी जन्म में एक बड़े अचल स्थैनिक मादा युग्मक से एक छोटा चल में नर युग्मक संलित होता है, जैसे वोल्वॉक्स। अब कहता है कुछ विशिष्ट स्पीशीज या विशेष युग्मक विषम युग्मकी जन्म में एक बड़े अचल मादा युग्मक। अब देखो मादा युग्मक इसमें कैसा होता है? बड़ा मादा युग्मक, मादा युग्मक कैसा होता है? अचल। अब इसके पास में आएगा छोटा नर युग्मक, छोटा नर युग्मक क्या होगा? छोटा। ये अचल है तो ये चलन होगा, चलन करेगा तो कशाभिका पाई जाएगी। अब ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा और नर युग्मक सम्मिलित होता है और इससे जनन हो जाता है। एग्जांपल्स वोल्वॉक्स, वोल्वॉक्स और एग्जाम्पल नोट करते रहना प्यारे बच्चों, साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठना। वोल्वॉक्स और फ्यूकस, वोल्वॉक्स और फ्यूकस। मेरे को क्या ये ज्यादा चलाना नहीं आता ना, इसीलिए वोल्वॉक्स और फ्यूकस। ये दो बातें आपको समझ में आ गई हैं, कोई अभी तक खास बात नहीं है। अब मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं। शैवाल वर्ग तथा उसके महत्वपूर्ण का सारांश तालिका में दिया गया है, नीचे देखते हैं। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल द्वारा स्थिर करते हैं। वेरी गुड। अब इन्होंने कहा है, थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण बता दिया। इन्होंने कहा है कि शैवाल होता है वो मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? तो पृथ्वी पर जितना भी प्रकाश संश्लेषण होता है, पृथ्वी पर जितना भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके दौरान क्या होता है? स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का स्थिरीकरण, CO2 का स्थिरीकरण 50% आपके कौन करते हैं? 50% आपके शैवाल ही करते हैं। प्रकाश संश्लेषी, आगे बात करते हैं, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा है वो देखते हैं। अभी तक हमने दो चार बातें पढ़ी हैं कि शैवालों में कि शैवाल क्या होते हैं, है ना, क्लोरोफिल युक्त होते हैं, ये सारी बातें हमने देख ली, ठीक है। दूसरी बात, जो कॉलोनियों में पाए जाते हैं, कौन कौन पाए जाते हैं? वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक और स्पाइरोगायरा। और विशालकाय में
स्कैल्प, ठीक है। और जनन, कायिक जनन, जनन कौन किस किस के द्वारा होता है? कायिक जनन होता है, अलैंगिक होता है और लैंगिक होता है। कायिक जनन विखंडन द्वारा, अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा जिन्हें जूस्पोर कहते हैं, और लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें कशाबिका युक्त बीजाणु, कशाबिका युक्त नर युग्मक मिलते हैं, तो वो एक जनन हो गया। और जिसमें कशाबिका नहीं होती वो भी अगर युग्मक समान है तो वो भी एक जनन हो गया, ठीक है। कशाबिका युक्त में क्या आ जाएगा? यूलेथ्रिक्स आ जाएगा, और अकशाबिका विहीन में स्पाइरोगायरा आ जाएगा। फिर समयुग्मकी में युग्मक समान होंगे तो समयुग्मकी, और समयुग्मकी में यूलेथ्रिक्स स्पाइरोगायरा। विषम युग्मकी में देखें तो युग्मक असमान, और एग्जांपल्स यूडोनोरिया। मादा युग्मक आपको पता बड़ा होता है जो अचल होता है, नर युग्मक छोटा होता है जो कि चल होता है, जैसे वोल्वक्स फ्यूकस। इतनी बातें थी। चलिए अब थोड़ा थोड़ा चित्र देख लेते हैं, आपको चित्र में दिखाते हैं बहुत सी बातें। चलिए आपको शैवाल के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, लिख लेना भाई, काम आएंगे सारे के सारे। एक तो होता है हरित शैवाल, कौन सा? हरित। दूसरा होता है भूरे शैवाल, तीसरा होता है लाल शैवाल, ठीक है। तो हरित शैवाल में कौन कौन आता है? वोल्वक्स और यूलोथ्रिक्स। भूरे शैवाल में लेमिनेरिया और फ्यूकस। लाल शैवाल में पोरफायरा, पोलिसाइफोनिया और इसमें डिक्टोअर्टा। अब एक एक का डायग्राम देखते हैं। चलिए पहले अपने हरित शैवाल को ही देख लेते हैं। कौन से? हरित शैवाल को। लो जी, हरित शैवाल, हरित शैवाल, ठीक है। हरित शैवाल में कौन कौन है? देखो ऊपर, हरित शैवाल में वोल्वक्स और यूलोथ्रिक्स है। वोल्वक्स और यूलोथ्रिक्स, वोल्वक्स और यूलोथ्रिक्स। ये है आपका वोल्वक्स और ये है आपका यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स, ठीक है। अब हमने बात कर ली थी, ये इनकी होती है, देखो मैंने बोला था ना कॉलोनियां बनाकर रहते हैं, तो ये कॉलोनियों में ही तो रह रहे हैं इस तरह से। तो ये इनकी संतति कॉलोनी है, ये देखो छोटी छोटी बनी हुई, ये देखो छोटी छोटी, ये कॉलोनी यहाँ पे बनी हुई, बिल्कुल ऐसे समान छोटी छोटी संरचनाएं हैं। इसको थोड़ा जूम करके देखोगे ना तो आपको और ज्यादा पता लग जाएगा, ये बिल्कुल छोटी छोटी है। तो इन कॉलोनी को बोलते हैं संतति कॉलोनी, और ये जो बड़ी एक कॉलोनी है इनको जनक कॉलोनी। मोटी मोटी बात का है कि ये अकेले नहीं रहते, कॉलोनियों में रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यूलोथ्रिक्स की बात करें तो यूलोथ्रिक्स ऐसे समूह बनाकर रहते हैं, ये भी कॉलोनियों में रहते हैं। बस डायग्राम देख लोगे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद में देखें तो कौन सा है? भूरे शैवाल। अब ये कलर में थोड़े थोड़े, ये देखो ये हरे हैं, हरे दिख रहे हैं, ये भूरे दिख रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े लाल दिख रहे हैं। तो मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए आप। ये कौन से शैवाल हैं? भूरे शैवाल। भूरे शैवाल, भूरे शैवाल में आपका पहला कौन सा है? ये तो ये भागता बहुत है ना, इसको पता लग गया। भूरे शैवाल में कौन कौन है? लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टाइओटा। लेमिनेरिया पहला है आपका, ये है आपका लेमिनेरिया। क्या है आपका? लेमिनेरिया। लिख देता हूं मैं, याद रहेगा, लेमिनेरिया। ये है आपका फ्यूकस, फ्यूकस, और ये है आपका डिक्टोएटा, डिक्टोएटा। पहले लेमिनेरिया को देखें तो ये होता है स्थापत्पांग, यानी कि स्थापत्पांग का मतलब होता है शैवाल की स्थापना करने वाला नीचे का भाग। उसके बाद में छत्रिका व्रंत, यानी कि छत्र के समान संरचना, और व्रंत के समान ये संरचना हो गई। उसके बाद प्रपरण, प्रपरण का मतलब होता है पत्ती के समान संरचना। ये देखो पत्ती के समान संरचना लग रही है ना, उसी प्रकार से। अगला देखें कौन सा है? फ्यूकस। फ्यूकस में देखिए स्थापत्पांग, वही अंग की स्थापना कर बेस। उसके बाद में ये देखो बीच में एक नलियां सी बह रही हैं इस प्रकार से, जैसे पत्तियों में होती है ना, सेम टू सेम वैसे। इसको बोलते हैं मध्य शिरा। ये पत्ती के समान संरचना प्रपरण, और ये बीच में गोले देखो ध्यान से, ये
गोले गोले से, ये इनको बोलते हैं वायु ब्लडर, यानी कि ये वायु के लिए उपयोगी होते हैं। बस ठीक है। अगला देखें तो डिक्टोएटमी, ये पत्ती के समान संरचना प्रपर्ण, और ये छत्रिका वृंत। कुछ भी नहीं है, बस संरचना देख लेना। ये इसकी संरचना होती है शैवालों की। आगे देखते हैं लाल शैवाल। कौन से? लाल शैवाल। लाल शैवाल में आपका है पोरफायरा। कौन सा? पोरफायरा। पोरफायरा क्या है इसमें? पोरफायरा में कुछ नहीं है, प्रपर्ण के समान संरचना है इसमें। किसके समान? प्रपर्ण के। ये देखो पत्ती के समान संरचना है बस। और दूसरा है आपका पोलीसाइफोनिया। पोलीसाइफोनिया ये मुख्य अक्ष हो गया। ये देखो ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक पौधे के समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं आपको सारी की सारी, क्योंकि इसीलिए तो इसको पादप जगत में रखा गया। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, जिसको अपने नॉर्मली तना बोल देते हैं पौधे में देखें तो, लेकिन आपको इसको तना नहीं बोलना। और ये शाखाएं हो गई, कुछ भी नहीं है। चलिए अब आपको तालिका दिखा देते हैं और आपको याद रखना है। तो शैवालों के वर्गीकरण किया गया है, देखते हैं। पहला है आपका क्लोरोफाइसी, यानी कि हरे शैवाल। फियोफाइसी यानी कि भूरे शैवाल। रोडोफाइसी यानी कि लाल शैवाल। हरे शैवाल क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी भूरे शैवाल, और रोडोफाइसी लाल शैवाल। अब आपको इसको याद करने की ट्रिक मैं बता दूं। क्लोरो में मतलब क्लोरोफिल होता है। क्लोरो का मतलब क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किस में होता है? हरे पादपों में, तो हरे शैवाल। रोडो, रोडो का मतलब रेड, रेड है तो मतलब लाल शैवाल। फियोफाइसी बच गया, वो भूरा शैवाल हो गया। ठीक है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? एल्गोलॉजी भी कहलाता है और फाइकोलॉजी भी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी भी कहलाता है, अलग से बता दिया है। अब देखो, ये देखो हरा एक कलर है, भूरा भी कलर है और लाल भी कलर है। यहां से क्वेश्चन उठा लेता है एग्जामिनर, यहां से क्वेश्चन उठा लेता है। क्या उठाएगा कि वर्णक कौन सा होता है, या कौन से वर्णक से कौन से शैवाल बनते हैं। तो जिनमें क्लोरोफिल ए बी पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हरे शैवालों में पाया जाएगा। एक तो क्लोरोफिल ए और सी तो पाया ही जाएगा, साथ में क्या पाया जाएगा? फ्यूकोजेंथिन। क्या पाया जाएगा? फ्यूकोजेंथिन। अब देखो फियो से फ्यूकोजेंथिन। ठीक है। तीसरा क्लोरोफिल ए डी तो पाया जाएगा फाइको एरेथ्रिन। लाल शैवाल में क्या पाया जाएगा? फाइको एरेथ्रिन। क्लोरोफिल ए बी, फ्यूकोजेंथिन, फाइको एरेथ्रिन। इस तरह से आपको याद रखना है। संचित भोजन, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। मेनली जो हरे पादप होंगे ना, उनमें सभी में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होगा। सभी में क्या होगा? भोजन का संचय स्टार्च में होगा, जो हरे पादप होंगे। तो शैवाल भी क्या है? हरा है, तो भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। ये हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। भूरे शैवालों में भोजन का स्टोरेज होता है वो मैनिटोल लेमिनेरिन, मैनिटोल लेमिनेरिन। और तीसरा है लाल में फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडीन स्टार्च। याद रखने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। कोशिका भित्ति, पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, इसकी भी सेल्यूलोज। इसमें सेल्यूलोज था, एलाजिन होता है, कोई खास बात नहीं है। फ्लैजिला की संख्या व उसके निवेशन की स्थिति। अब फ्लैजिला का मतलब क्या होता है? वही कोशिकाएं। तो इसमें 2 से 8 पाए जाते हैं, वो भी एक जैसे, और कहां पर? शीर्ष पर। इसमें 2 पाए जाते हैं पार्श्व यानी पीछे की ओर, इसमें फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं। यह क्वेश्चन बन सकता है कि लाल शैवालों में फ्लैजिला होते हैं या नहीं होते। तो आप कहोगे कि लाल शैवाल में फ्लैजिला नहीं होते। ठीक है। आवास कहां पे है? अलवण, लवणीय, खारा जल सभी में हरे शैवाल। भूरे शैवाल अलवणीय, बहुत कम खारा जल, और लवणीय जल में। ये लवणीय जल कुछ विशेष, अधिकांश जल, यानी कि सभी में मुख्यतः ये जलाशयों में पाए जाते हैं, कोई विशेष बात इसमें नहीं है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा का प्राथमिक उत्पादक होने के कारण पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि जहां पर जीव होते हैं तो शैवाल अपने आसपास के वायुमंडल में घुलित जो ऑक्सीजन होती है उसका स्तर को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है? ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, जो पादप जगत का सबसे छोटा या सबसे सरल जीव शैवाल ही है, तो ऊर्जा का प्राथमिक उत्पादक भी कौन करेगा? सॉरी भाई, ऊर्जा का प्राथमिक उत्पादक भी कौन करेगा? शैवाल ही करेंगे, जिसके कारण ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार होते हैं। जलीय अब जलाशयों में पाए जाते हैं। अब
कनेक्ट करूं चीज को। अब वायुमंडल की ऑक्सीजन का ये स्तर को बढ़ाते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, और ज्यादातर पाए कहां पे जाते हैं, तो जलाशयों में पाए जाते हैं। अब जलाशयों में आपको पता है जलीय जीव होते हैं। क्या होते हैं? जलीय जीव होते हैं। और जलीय जीव को ये खाद्य चक्र को पूरा करते हैं, जलीय जीवों के खाद्य चक्र को ये पूरा करते हैं। सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोरफायरा, लैमिनेरिया तथा सारगासम की बहुत सी स्पीसीज जो समुद्र में 70% प्रजातियों में से एक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है इसने कि समुद्र के अंदर शैवालों की संख्या, मतलब जो स्पीसीज है या जो उसका परसेंटेज है, उसमें पोरफायरा, लैमिनेरिया और सारगासम लगभग 70% भूमिका अपनी अदा करते हैं। भोजन के उपयोग में की जाती है, भोजन के उपयोग में की जाती है। कुछ समुद्री जैसे भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागिन लाल शैवाल से उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं? कैरागिन का। किसका उत्पादन करते हैं? कैरागिन का। इस बात को दोबारा से देखते हैं। इसने कहा है कि पोरफेरा, लेमिनेरिया और सारगासम की बहुत सी स्पीसीज जो समुद्र की 70 स्पीसीज में से एक है, 70 में से है ये, ठीक है, में से एक है, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। किसके उपयोग में? भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। कौन? जलीय जीव। कुछ समुद्री शैवाल जैसे भूरे और लाल शैवाल बहुत ही अधिक मात्रा में कैरागिन का उत्पादन करते हैं। किसका? कैरागिन का, जिसका व्यावसायिक उपयोग होता है। अब देखो, भूरे और लाल शैवालों को इसलिए पाला जाता है या इसलिए इनका उत्पादन किया जाता है क्योंकि ये कैरागिन बनाते हैं, और कैरागिन जो व्यवसायिक के लिए या व्यावसायिक उद्योगों के लिए बहुत जरूरी होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलोरिया में एगार प्राप्त होता है। अब देखो, यहां से कुछ एगार विलयन होता है भाई। क्या होता है? एगार एक विलयन होता है, मैं आपको केमिस्ट्री में बता चुका हूं। किससे प्राप्त किया जाता है? जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। जिलेडियम व ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम व ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया से क्या प्राप्त किया जाता है? इन दोनों से प्यारे बच्चों एगार विलयन प्राप्त किया जाता है। एगार प्राप्त किया जाता है, ठीक है सर। जिसका उपयोग, अब एगार का उपयोग कहां पर किया जाता है? तो सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में, सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में, संवर्धन देखा, सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने में, तो संवर्धन में, और क्रीम और आइसक्रीम और जेली बनाने में, आइसक्रीम जेली बनाने में, आइसक्रीम व जेली बनाने में, आइसक्रीम व जेली बनाने में, आइसक्रीम व जेली बनाने में, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं। क्लोरेला तथा सिप्रुलाइना एक कोशिक शैवाल है। क्लोरेला और सिप्रुलाइना एक कोशिक शैवाल है। इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, यहां तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, पूछा गया क्वेश्चन है। क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में लेके जाते हैं क्योंकि यह एक कोशिकीय जीव होता है और इसमें प्रोटीन होता है वो प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मात्रा कितनी प्यारे बच्चों? तो 95% तक इनमें प्रोटीन पाया जाता है, 95% तक। अब शैवालों का आगे वर्गीकरण कर दिया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। चलिए उसके बाद में आगे देखते हैं। पहले अपने किसको देखते हैं, किधर गया? हाँ, बीच में मिस हो गया था ना। चलिए पहले बात करते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी को प्राय हरे शैवाल कहते हैं। एक कोशिक होता है, कॉलोनियमय होते हैं, तंतुमय हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए व बी प्रभावी होने के कारण इसका रंग हरी घास की तरह होता है, देख लिया। सुस्पष्ट वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार, सर्पिल तथा रिबन के आकार के हो सकते हैं। देखो क्लोरोप्लास्ट क्या है, यहां पर पहले क्लोरोप्लास्ट देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट किस आकार के होते हैं? तो डिस्क आकार के हो सकते हैं, डिस्क या प्लेट के आकार के, और जालिकाकार भी हो सकते हैं, कप के आकार के भी हो सकते हैं, सर्पिल हो सकते हैं, वह रिबन के आकार के हो सकते हैं।
जब हमने पादप जगत बैक जो अपनी बेसिक क्लासों में साइंस में जब पढ़ा था तो मैंने आपको कोशिका चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट दिखाया था, ठीक है। तो उसमें इस प्रकार के क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनोइड होते हैं। पायरिनोइड पायरिनोइड क्या होते हैं प्यारे बच्चों? कुछ नहीं होता, ये स्टार्च ही होते हैं। पायरिनोइड नाम है लेकिन होता है ये स्टार्च ही होते हैं। कुछ शैवाल तेल बुंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। किसके रूप में? तेल बुंदक, यानी कि तेल के समान बूंदों के रूप में ये भोजन का स्टोरेज करते हैं, ठीक है। हरे शैवाल में प्राय एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जिसकी भित्ति सेल्यूलोज की तथा बारीक पेक्टोज की बनी होती है। ये कह रहा है कि शैवाल में कोशिका भित्ति होती है, जो भीतरी होती है वो सेल्यूलोज की, भीतरी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और बाहरी पेक्टोज की। किसकी? बाहरी पेक्टोज की। और पेक्टोज सेल्यूलोज ये आपको पता है कि ये क्या होते हैं? जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बस। अब इनमें क्लोरोफाइसी में कायिक जनन क्या होता है? विखंडन द्वारा बीजाणु स्पोर के रूप में होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है। जूस्पोर जूस्पोंजिया चल बीजाणु दानी में बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं से बनने से बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। समयुग्म की असमयुग्म विषम भी हो सकते हैं। ये हमने सब पीछे पढ़ लिया है। इसके सामान्य सदस्य याद रखने हैं। क्लोरोफाइसी के आपको सामान्य सदस्य याद रखने हैं तो क्लेमाइडोमोनास। यहां से हरा शैवाल कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपको कि कौन सा हरा शैवाल है, कौन सा भूरा शैवाल है और कौन सा लाल शैवाल है। दूसरा वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स। तीसरा यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। चौथा स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। और पांचवा है आपका कारा। कार नहीं है ये, कारा है, ठीक है। यहां पर आपका क्लोरोफाइस होता है। कुछ भी नहीं है क्लोरोफाइसों में, सारी बातें मैंने बताई हुई है, ठीक है। कुछ भी नई बात, वो सारने में इसने बता दी थी ना, वही बातें हैं। सेम टू सेम यही फियोफाइसी में है। फियोफाइसिया भूरे शैवाल समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप आकार में बहुत विभिन्नताएं होती है। ये सरल होते हैं, शाखित होते हैं, तंतुमयी। तंतुमयी को एक्टोकार्पस से लेकर सघन शक्ति जैसे कैल्प तक हो सकते हैं। यानी कि इसके शरीर में क्या होती है, यहां पर थोड़ी सी एक इसने मतलब कंफ्यूज सा क्रिएट कर दिया है। ये कह रहा है कि शैवाल भूरे शैवाल है, समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इनके माप और आकार में बहुत विभिन्नताएं मिलती हैं, यानी कि इनके जीवों में मुख्यतः समानताएं नहीं मिलती, अलग अलग हो सकते हैं। ये सरल हो सकते हैं, सरल शाखित हो सकते हैं, यानी कि नॉर्मल शाखाएं हो सकती हैं। इसके अलावा ये तंतुमयी से लेकर, यानी कि तंतुओं से लेकर ये बड़े शाखित कैल्प हो सकते हैं, यानी कि छोटे पौधे से लेकर बड़े पेड़ के समान भी ये हो सकते हैं। इनके कैल्प बड़ा पेड़ हो गया एक प्रकार से, यानी कि बड़ा शैवाल हो गया। तो बड़े की ऊंचाई कितनी हो सकती है अब तक प्यारे बच्चों? 100 मीटर तक हो सकती है। कितनी? 100 मीटर तक ये हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल ए व सी पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? कैरोटेनॉइड्स का जंथोफिल होता है। नाम याद रखना, क्लोरोफिल ए, कैरोटेनॉइड्स और जंथोफिल होता है। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे विभिन्न शेड तक हो सकता है। मुख्यतः इनका रंग पूछे तो भूरा होगा। ये शेड जंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी कि ये जो कलर है भूरा वो जंथोफिल पर निर्भर करता है। कौन सा? जंथोफिल वर्णक पर निर्भर करता है, जो फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। यह भोजन लेमिनेरिन और मैनिटोल के रूप में संचित होता है। हमने पढ़ ही लिया भोजन संचय, है ना, वही सारी बातें ये जो हमने पढ़ ली है। कायिक कोशिका में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। इसके बाहर की ओर एल्जिन का जिलेटिनी अस्तर होता है। देखो कोशिका भित्ति ये भी सेल्यूलोज की है, लेकिन यहां पर क्या होता है? एल्जिन का जिलेटिनी आवरण, एल्जिन का आवरण, ये आपको याद रखना है। आवरण होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी तथा केंद्रक होते हैं, यानी कि कोशिका में क्या होता है? रसधानी और केंद्रक भी होते हैं। पौधा प्राय संलग्नक द्वारा अधस्तर से जुड़ा रहता है और उसमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। लैंगिक जनन, अलैंगिक नाशपति, अलैंगिक जनन की बात करें किसमें? फियोफाइसी में।
तो नाशपाती के आकार वाले, आकार कैसा है? नाशपाती के समान, दो फ्लैजिला युक्त जूसपोर द्वारा होता है। घूम फिर के बात वहीं आ रही है कि अलैंगिक जनन जूसपोर द्वारा। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं तथा पार्श्वीय रूप से जुड़े रहते हैं। असमान फ्लैजिला है तो और पार्श्वीय रूप से जुड़े रहते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दिए थे और सारणी भी आपको दिखा दी थी। लैंगिक जनन की बात करें तो समयुग्म की भी हो सकता है, असमयुग्म की भी हो सकता है और विषम युग्म की भी हो सकता है। युग्मकों का संगम, युग्मकों का संलयन जल में अथवा अंडधानी विषम युग्म की स्पीसीज प्रजाति में होता है। जल में भी हो सकता है और अंडधानी में भी संलयन हो सकता है। युग्मक पोएरिफोरम के होती है और इसके पार्श्व में दो फ्लैजिला होते हैं, इसके सामान्य सदस्य। अब आपको फियोफाइसी के सामान्य सदस्य याद रखने हैं, कौन कौन से हैं? एक्टोकार्पस, ये मैं नाम जरूर लिखूंगा ताकि आप भी कॉपी पर लिखो। एक्टोकार्पस, डिक्टोयोटा, लेमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस है, ये आपको याद रखनी है। सेम टू सेम वही बातें हैं जो हम पीछे बढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि अब कई बच्चे बोलेंगे सर और गहराई से पढ़ाओ, तो मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वाली क्लासेस इस टॉपिक का जो मैंने पहले करवाया है उसको पूरा गहराई से देख के आइए, उसके बाद में ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। क्योंकि अपने को जो हमने करवा दिया वो दोबारा करवाने का फायदा नहीं है ना, इसलिए नहीं करवा रहा। चलिए आगे देखते हैं। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहते हैं। इसका रंग लाल वर्णक होता है। अब लाल वर्णक इसका रंग होता है, लाल वर्णक के कारण होता है, तो लाल वर्णक कौन सा है वो आपको याद रखना है, आर फाइको एरिथ्रिन, आर फाइको एरिथ्रिन के कारण इनका लाल रंग होता है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जा सकते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है, यानी कि समुद्र के गर्म क्षेत्र में ये ज्यादा पाए जाते हैं लाल शैवाल। ये पानी की सतह पर जहां अधिक प्रकाश होता है वहां पर भी ये पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में भी और भी जहां प्रकाश वहां पर भी, यानी कि समुद्र के सभी भागों में ये पाए जाते हैं। मुख्य बात क्या है? आर फाइको एरिथ्रिन, और ये समुद्र में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांश बहुकोशिकीय होता है और उनमें एक से कुछ संरचना बड़ी जटिल होती है। भोजन फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में संचित होता है। देख लिया हमने, इसकी स्टार्च रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरिडीन स्टार्च की जो संरचना है वो किसके समान होती है? वो होती है एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन के समान। एमाइलो प्रोटीन व ग्लाइकोजन के समान, चलिए आगे देखते हैं। निषेचोत्तर विकास होता है, यानी कि निषेचन होता है। इससे सामान्य सदस्य है पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम। लिखो भाई सभी। पॉलीसाइफोनिया लाल शैवाल के सदस्य हैं ये, पॉलीसाइफोनिया याद रखने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, कौन सा? ग्रेसिलेरिया, 2-4 बार कॉपी में लिखोगे तो याद हो जाएंगे। पोरफायरा डायग्राम को बनाओगे, देखोगे, नोट्स बनाओगे, सारी चीजें याद होगी। जिलेडियम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना अच्छा मैटर मिल रहा है तो दिक्कत कहां पे आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगला है अपना ब्रायोफाइटस। तो ब्रायोफाइटस अगर आपने पढ़ना है तो पहले वो इसकी 6-7 क्लासें हैं वो आप देख के आइए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। कल हमने कल इसको ब्रायोफाइटस को शुरू करेंगे और ब्रायोफाइटस को कल कंप्लीट करेंगे। आज हम सिर्फ शैवाल को कंप्लीट किया है, वनस्पति जगत की शुरुआत की है। ठीक है, इसी के साथ साथ अपना ये टॉपिक आज की क्लास को यहीं समापन करते हैं और कल अपने या जब भी मुझे टाइम मिलेगा अगली क्लास को शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक करना है, बीच में क्लासेस आपको ये क्लास रेगुलरली नहीं मिल रही, तो आप पादप जगत वाली जाकर प्लेलिस्ट में देखें, वहां से आप पूरा बेस क्लियर करके आए, उसके बाद इस क्लास को देखें, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, और सीधे ही देखोगे सर मैटर नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो वो भाई आपकी, मैं तो कुछ नहीं कह सकता उसमें। ठीक है, जितना मैं कर रहा हूं, जितना मैं आपको कर पा रहा हूं करने के लिए, ये डिजिटल बोर्ड मेरा खुद का नहीं है, मैं जहां पर ऑफलाइन पढ़ाता हूं वहां से ये क्लास रिकॉर्ड करता हूं।
ठीक है, तो दिन में 2-2 3-3 क्लासें आपके लिए रिकॉर्ड की जाती हैं, रीजनिंग भी चल रही है, साइंस भी चल रही है, तो सारा कुछ कर रहे हैं, तो आपके लिए कर रहे हैं, बस आपको मेहनत करनी है रेगुलर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।